नमस्ते, मैं दीपक सेन क्रैकर सब्स के इस मंच से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और हम ये क्लासेज कोटा से रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज उसी श्रृंखला में ये आपका थर्ड लेक्चर होगा और इसमें वही डीसी सर्किट के क्वेश्चन करेंगे, पर ये जो क्वेश्चन है थोड़े से कैलकुलेटिव ज्यादा हैं। कैलकुलेटिव इन द सेंस कि थोड़ा सा कैलकुलेशन अपन ने करना पड़ेगा, है ना। तो कैलकुलेटिव है तो आप ऐसा नहीं है कि भाई कैलकुलेशन फिर सर हम वहां पे कैसे करेंगे। एक्चुअल में जब ये क्वेश्चंस किसी कैलकुलेटिव बेस पे होते हैं तो वहां पे आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, और नहीं भी होता है तो लगभग अपन उस वैल्यू को देख सकते हैं, है ना। तो आपको जहां पर भी कैलकुलेशन वाली वो होगा तो अपन उसको उस वैल्यू तक छोड़ सकते हैं कि फिर उसके बाद आप आराम से सोल्व कर लीजिएगा, या फिर अपन यहाँ पे पूरा डिटेल में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पर मैंने इसमें वो भी क्वेश्चन डाले हैं जो आपके कहीं पे जैसे जहाँ कैलकुलेटर अलाउ होते हैं वहां पर भी हम लोग कर सकते हैं, तो वहां पर फिर कैलकुलेशन के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। कैलकुलेशन अगर कहीं पे पॉइंट वाली है, बहुत ज्यादा डिजिट में है, तो आप वैसे क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले कि अगर ये क्वेश्चन आपके 120 मिनट्स वाले किसी एग्जाम में जिसमें कि आपको 120 मिनट मिले हैं और पेपर लेन दिए, तो उस केस में आपको इनको स्किप करना होगा। पर अभी तो अपन के सोल्व करेंगे, पर अगर कहीं पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और कैलकुलेटिव और कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो उस केस में प्रयास ये करना कि इनको स्किप कर पाओ अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है तो। इसलिए मैं पहले से ये एक डिस्क्लेमर है, एक थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूं कि ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कैलकुलेशन के रेस्पेक्ट में। कुछ क्वेश्चन है जो कैलकुलेटिव मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है, ताकि आपको बता रहे हैं कि लेवल हर तरह से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं आज उसी के आगे क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट बल्ब ड्रॉ अ 300 मिली एम्पियर करंट। कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है, मतलब कितनी करंट ले रहा है, वो 300 मिली एम्पियर करंट ले रहा है, ठीक है। तो उस केस में वोल्टेज है 240 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। पहले आप ये देखें कि क्या क्या दिया हुआ है। एक तो आपको दिया हुआ है करंट आई दिया हुआ है 300 मिली एम्पियर। अब पहले आप इधर चेक कर लें कहीं पे मिली ओम वगैरह तो नहीं है, भाई नहीं है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे 300 और मिली में देखो आप भाई, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको, ये तीन तो याद रखना है। 10 10 10 10 पावर में -3 -6 -9 और -12। तो मिली है तो मैंने लिख दिया 10 टू द पावर -3 एम्पियर में हो गया। अब ये आगे चलें, और वोल्टेज आपको दिया हुआ है 240 वोल्ट। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है 240 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा आसान है, बस ये आपसे ये कंफर्म करवा रहे हैं कि आपको मिली को नॉर्मल वैल्यू में चेंज करना आता है कि नहीं आता है, इसलिए मैंने ये प्रश्न डाला है। तो R बराबर सिंपल सा होगा V/I, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। तो वोल्टेज कितना है 240, ठीक है भाई, और करंट कितना है बच्चे 300 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये ऊपर गया तो 240 अपॉन 300 इंटू 100 ऊपर गया ना, तो ये कट गया 3 से, ये कितनी बार कटा 80 इंटू 10, तो कितना ओम आ गया बच्चे 800 ओम। तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन है, तो 800 ओम आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बस इसलिए कि आपको मैं ये यूनिट बता सकूं कि मिली माइक्रो क्या होता है। Which of the following description of the largest size resistor given that the material used in each bulb is same। मतलब ये कहना चाह रहा है कि बल्ब का मटेरियल सेम है। मटेरियल है कि मतलब अगर उसका वायर है तो अगर टंगस्टन का फिलामेंट है तो सब में ही टंगस्टन का फिलामेंट है, आपने केवल उसके रेस्पेक्ट में बात करनी। तो अब क्या करें कि किसी बल्ब का सबसे बड़े आकार का प्रतिरोध किसका है, मतलब कौन से बल्ब का प्रतिरोध सबसे ज्यादा है। 100 बात की एक बात ये पूछना चाह रहा है कि साइज के रूप में एरिया किसका ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, नहीं तो जहां तो प्रतिरोध की वैल्यू तो दी हुई है। तो क्या किया जाए, बात समझना एक बार। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है L/A, सिंपल सी बात है। तो एरिया इंटू 1/लेंथ इंटू एरिया। तो आप इसको देख सकते हो कि करंट जो होती है वो एरिया के क्या होती है प्रोपोर्शनल, और इसी के रेस्पेक्ट में अपन एक चीज लिखते हैं करंट डेंसिटी। क्या लिखते हैं बच्चे, करंट डेंसिटी। जब भी किसी भी चीज की डेंसिटी पूछे, किसकी डेंसिटी पूछ रहा है आपसे, करंट की, तो वो लिखूंगा मैं J, और J बराबर क्या होगा I/A। तो I इज इक्वल टू क्या होगा J इंटू A। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि करंट जो होती है वो एरिया के क्या होती है प्रोपोर्शनल होती है। तो अब अपन क्या करें,
एरिया तो निकाल नहीं सकते। तो अब आप क्या करो, इसमें सब में करंट पता कर लो। क्या पता कर लो? करंट। जिसमें करंट ज्यादा होगी उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो इधर देखो करंट कैसे पता लगे, ये देखो आप, पावर दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। उससे आप देख सकते हो इनको, अगर देखो तो P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर इंटू आर, तो करंट मुझे पता करनी है, आई का स्क्वायर, आई बराबर क्या होगा, अंडर रूट P बाई आर। जब डिवाइड में कर गया तो इधर देख लो, I इज इक्वल टू पावर कितनी है आपकी, पावर है आपकी 20 और R कितना है आपका 100। तो ये हुआ आपका 1 बाई रूट 5, 20 बाई 100, ये हुआ 1 बाई रूट 5। ये तो ये है ना। अब अगले वाले की देखो, I इज इक्वल टू ये कितना है 100, अंडर रूट के अंदर P बाई आर करें अपन, P बराबर आई स्क्वायर आर, तो आई बराबर P बटे रूट के अंदर P बाई आर। तो अब ये तो हुआ रेजिस्टेंस, सॉरी ये हुई करंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एरिया के। पावर चेक करो आप, पावर कितनी है बेटा, पावर है आपकी 100, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये आया रूट 10। कितना आया, रूट 10। तो यहाँ पे करंट आई है रूट 10 एम्पियर, मतलब 3 पॉइंट समथिंग। आगे चलें, ये वाला देखो, सी वाला। तो सी वाला जो ऑप्शन है इसमें आई की वैल्यू अंडर रूट P बाई आर। पावर कितनी है बताओ, तो पावर है आपकी 1/2, 1/2, और ये कितना है 1 किलो, 1 किलो है मतलब 1000। तो ये तो और छोटा हो गया, अंडर रूट के अंदर 1/2000, ये तो और छोटी वैल्यू हो गई, है ना। अगला वाला देखो आप, मेगा। मेगा वाला और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखो आप, आई प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के अंदर 1/4, और मेगा है तो 10 टू द पावर 6, तो ये तो और छोटा हो गया। तो ये करंट बहुत कम हो गई, ये करंट बहुत, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 1/4000, ये बहुत ज्यादा वैल्यू कम हो गई है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे अपन देखे तो 1/4, तो ये तो हो गया 1/2 इंटू 10 टू द पावर 6 का 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर -3। ये करंट हो गई मिली में, ये करंट किसमें हो गई, मिली में। तो ये करंट है एम्पियर में, ये करंट किसमें है, एम्पियर में। ये भी पॉइंट में ही आएगी। तो अगर अपन देखें कि एक ही रिजल्ट ऐसा है जिसमें आपको पावर क्या मिल रही है, सबसे ज्यादा मिल रही है, किसमें मिल रही है, सॉरी करंट सबसे ज्यादा मिल रही है 100 वोल्ट और 10 ओम में। इसमें आपको कितनी मिल रही है, इसमें आपको मिल रही है 3.3 एम्पियर, और जिसकी करंट प्रपोज ज्यादा होगी उसका एरिया भी क्या होगा, ज्यादा, उसका एरिया भी क्या होगा, ज्यादा। अब आपको मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं। देखो आप, कि जब आप घर में सॉकेट देखते हो तो ये होता है, ये जो सॉकेट है ये अर्थिंग का है, और ये फेज है और ये न्यूट्रल है। तो अर्थिंग वाले सॉकेट का जो ऊपर वाला पॉइंट है उसका एरिया ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब भी आपके घर में शॉर्ट सर्किट होगा तो आप क्या चाहते हो, वो जो करंट है वो आपके सर्किट में से फ्लो हो या अर्थ में जाए, क्योंकि अगर वो आपके सर्किट में फ्लो होगी तो फिर वो आपके सर्किट में जो भी ऑपरेटर्स लग रहे हैं उनको खराब करेगी। तो आप ही चाहते हो वो करंट किसमें जाए, अर्थ में। अब करंट उधर उधर ज्यादा जाएगी जिधर एरिया क्या होगा, ज्यादा। तो इसका एरिया क्या है, ज्यादा। तो तार मोटा है तो करंट इसमें से ज्यादा फ्लो होगी, करंट इसमें ज्यादा फ्लो होगी तो राइट किधर चल जाएगी, अर्थ में। तो यहाँ पर अपन को सिंपल सा बेसिक देखना है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आई बराबर रूट P बाई आर मैंने इससे निकाला, वैल्यू पुट की, जिसकी करंट का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एरिया भी क्या होगा, ज्यादा। तो बड़े आकार का जो प्रतिरोध होगा वो ये वाला होगा, बाकी सब में एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। भाई इसमें 20/100 हो रहा है, इसमें जरूर पॉजिटिव में आ रहा है, इसमें 1/2000 हो रहा है, इसमें 1/4 इंटू 10 टू द पावर 6 हो रहा है। तो बहुत कम ज्यादा वैल्यू आ रही है, मतलब बहुत कम वैल्यू आ रही है। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। अच्छा क्वेश्चन है। तार के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कीजिए जबकि लेंथ दिया हुआ है 150। अब जैसे देखो ये वाला कैलकुलेटिव मैंने इसीलिए डाला हुआ है ना। लेंथ दी हुई है 150, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 0.2 mm स्क्वायर, और रजिस्टिविटी दी हुई है 50 इंटू 10 टू द पावर -8। प्रयास करते हैं करने का, ये यूनिट इसकी ये होगी ओम इंटू मीटर, है ना। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है मेरे बच्चे, ओम इंटू मीटर, और रजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, सिग्मा, और सिग्मा की यूनिट होती है, इसका उल्टा कर दो 1/ओम इंटू मीटर, और 1/ओम को उल्टा करोगे तो आप लिखोगे ओम इनवर्स अपॉन मीटर, और ओम इनवर्स को आप लिखोगे मो पर मीटर, और मो को आप लिखोगे साइमन पर मीटर। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है बच्चे, साइमन पर मीटर, जबकि रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। तो अपने प्रश्न पे चलते हैं। देखो आप,
आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिक रो L बाई ए। अब रो, अगर आपके पास समय है तो इन प्रश्न को पकड़ना, नहीं तो आप इनको स्किप कर देना अगर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत है तो। इधर देखना, रो का वैल्यू क्या है, रो का वैल्यू है मेरा 50 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर में है केवल, है ना। उसके बाद एल की वैल्यू क्या है आपकी 150 मीटर में ही है, डिवाइडेड बाय आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 0.2 mm। तो अब एरिया जो है वो है 0.2 mm का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूं तो 1 mm में कितना होता है 10 टू द पावर -3, और उसका भी क्या करना है मुझे स्क्वायर, तो ये होगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। अब इधर देखो आप 50 150 0.2, सब पहले अपन ये करेंगे कि जितने भी जीरो हैं उनको सोल्व कर लें। तो यहां पर है 50 इंटू 150 को मैंने अलग किया, डिवाइडेड बाई 0.2 को अलग किया। सोल्व करने का तरीका है बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब इधर देखो, इंटू में इधर की तरफ क्या है 10 टू द पावर -8, और यहाँ पर है 10 टू द पावर -6। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो अपना हुआ 50 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2, यही हुआ बच्चों। तो 10 टू द पावर -2, तो फिर तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। ये हुआ आपका 15 इंटू 5 7500 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू बटे में 2 जीरो, 2 जीरो से तो ये 10 टू द पावर -2 कहाँ गए नीचे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो अब ये 75, तो पॉइंट हटाया तो कितना हुआ 750/2, तो 750/2 कितना हो जाएगा 375। तो ये हो गया आपका 375 ओम। अब कैलकुलेशन देखो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है ना। तो आप इस तरीके से करें कि ऐसा नहीं कि सारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से फिर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा, और आप फिर एक क्वेश्चन में अगर आप 1 मिनट से ज्यादा दे रहे हो, 2 मिनट दे रहे हो, तो या तो आप प्रयास ये करें कि 2 मिनट दे दिया तो उसका आंसर लाओ, नहीं तो वो 2 मिनट भी आपके क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो ये अगला ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैंने लगाया, हाँ जी। अगला देखो, अ डिवाइस स्टोर्स 500 जूल एनर्जी, इट रिलीज दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट 40 एम्पियर which have the duration of 5 millisecond, determine the voltage across the device। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप बात समझे, इसने आपको एनर्जी दे दी, एनर्जी के फॉर्मूले बताएं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। अब पावर के फॉर्मूले बताएं, V इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब बस आपको चेक करना है मेरे बच्चों कि दिया हुआ क्या है। क्या आपको करंट दिए, हाँ सर, आई की वैल्यू दी है। क्या आपको टाइम दिया है, बिल्कुल आपको टाइम दिया हुआ है। क्या आपको एनर्जी दी हुई है, बिल्कुल एनर्जी दी हुई है। तो क्या आपको वोल्टेज निकाल सकते हो क्या, हाँ जी निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, वी आई इंटू टी इंटू टी इंटू टी। तो एनर्जी क्या हो गई, V इंटू आई इंटू टी। वहां पे बस यही चेक करना है। पहली बात तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि ये बेसिक फॉर्मूले आपको टिप्स पर होने चाहिए। अगर ये आपको याद है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो वहां पे आप सोचोगे कि अच्छा कौन सा लगेगा, उसमें आपके आधा सेकंड भी, अगर आपको 30 सेकंड भी आपका खराब हो रहा है तो देखो बच्चों, फिर वहां पे आप कुछ बच्चों से पीछे हो गए, है ना। तो एनर्जी को देखो आप, एनर्जी कितनी है 500 जूल, वोल्टेज मुझे पता करना है, करंट कितनी है मेरे बच्चे, करंट है 40 एम्पियर, टाइम कितना है 5 मिली सेकेंड, मिली मतलब 10 टू द पावर -3। तो अब आपको वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज हुआ 545 इंटू 10 टू द पावर -3, ऊपर चल गया, तो 500 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 5, ये हो गया 200। तो 500 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 200, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो गया 2.5 इंटू 1000, यही हुआ ना। तो पॉइंट से पॉइंट काट दो, मैं बड़ी आसान कैलकुलेशन बता रहा हूं क्योंकि डिप्लोमा वाले भी जुड़े हुए हैं। तो सीधा सीधा हुआ 2500 वोल्ट। कितना हुआ बच्चे, 2500 वोल्ट, सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटिव वाले हैं पर बड़े आसान हैं, इसलिए इनको भी छोड़ना नहीं है। हाँ जी, ये बड़ा प्रश्न है कि जो चार्ज है उनका जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो है dq, और जो वर्क है उसका डिफरेंशियल फॉर्म है dw। तो समय के सापेक्ष ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या होगी। अब मेरी बात सुनो, पहले तो आप इसको ध्यान से समझो। समय के साथ ऊर्जा के परिवर्तन की दर, एनर्जी के परिवर्तन की दर, मतलब आप कुछ सोचो, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क
अब वो कह रहा है चेंज इन एनर्जी, और चेंज भी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, दर की बात कर दी तो रेट ऑफ चेंज यही दिया हुआ है, डिफरेंशियल दर रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, तो कार्य करने की दर या ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या होती है, पावर, क्या होती है पावर, तो पावर P बराबर क्या होता है W बाई टी, क्या होता है P बराबर W बाई टी, तो पावर की फॉर्म हो गई W बाई टी। अब सुनो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं कि सर यहाँ तो Q और इसके रूप में दिया हुआ है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, समझना सुनना और देखना। एक्चुअल में पावर हुई वर्क बाई टाइम, क्या हुई पावर वर्क बाई टाइम। अब इन्हें डिफरेंशियल फॉर्म दिए तो मैं इसको लिख सकता हूं dw इंटू बाई dt। एक बात बताओ क्या मैं दोनों जगह dq का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो पहले तो इसमें मुझे पता लगे कि वो पूछ क्या रहा है, वो मुझे पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, मतलब जाहिर सी बात है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होती है, पावर, क्या होती है पावर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी मतलब पावर पूछ रहा है, तो पहले मैंने पावर का फॉर्मूला लिखा। अब इधर देखो P बराबर क्या हो गया, dw बाई dt, dq का मैंने डिवाइड किया, dq का मैंने मल्टीप्लाई किया। तो मुझे बताओ वोल्टेज क्या होता है W बाई क्यू या dw बाई dq, और करंट क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज dq बाई dt। तो dw बाई dq ये तो हो गया V, और dq बाई dt ये हो गया I। तो पावर P बराबर क्या हुआ मेरे बच्चे, V इंटू आई। एक्चुअल में ये जो है dw बाई dq और dq बाई dt ये है v इंटू आई। तो देखो dw बाई dq इंटू dq बाई dt, आपका आंसर है dw बाई dq। पहले बात तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, वर्क बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम, ये क्या होती है पावर, और पावर होती है w बाई टी। तो फिर मैंने कर दिया dw बाई dq इंटू dq बाई dt, और dw बाई dq को क्या लिख दिया v, और इसको लिख दिया i। तो पावर p बराबर क्या हो गया, v इंटू आई। ये बेसिक है, पावर p बराबर vi, इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। किसी कंडक्टर में 6 एम्पियर का कांस्टेंट करंट फ्लो हो तो 2 मिनट में उस कंडक्टर के निश्चित में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे पर सेकंड, वो आपसे पूछा है। इधर सुनो, I बराबर एक फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, Ne अपॉन T होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर होगा I अपॉन ET। और मैंने डायरेक्ट वैल्यू बताई थी, जब भी E डिवाइड में होता है, सॉरी n हुआ, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n हुआ IT अपॉन E, यही हुआ ना, IT अपॉन E। तो 1 अपॉन E को डायरेक्ट आप लिखते हो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू I इंटू T, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला पिछली बार भी बताया था मैंने, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। करंट कितनी फ्लो हो रही है मेरे बच्चे, करंट फ्लो हो रही है 6 एम्पियर, इंटू टाइम कितना है, कितने सेकंड है, 2 मिनट। तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 2 मिनट में आपके होंगे 120 सेकंड, तो 120 सेकंड, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप वैल्यू देखो तो आप इनको मल्टीप्लाई अगर आप करो तो ये जो वैल्यू आएगी, सबसे पहली बात तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 6.25 इंटू 12 इंटू ये बहुत ज्यादा डिजिट में वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी आपकी इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, वो पूछ रहा है आई थिंक, है ना, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड अगर वो पूछ रहा है तो आप टाइम का अगर डिवाइड करें तो ये आएगा 36 और 36 और इंटू 12 अगर आप करो इसको तो आपके इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, पहले तो मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, पर सेकंड के लिए आप कितने सेकंड में पूछा है, 2 मिनट में। तो उसका अगर आप इसको अगर वैल्यू से सोल्व करो ये तो 10 टू द पावर 19 हुआ, और मल्टीप्लाई अगर आप करो, वैसे पर सेकंड नहीं देना चाहिए इनको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने चाहिए इनको, है ना। तो n बराबर हुआ IT अपॉन E, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 30 अराउंड, इसको मैंने बोल दिया 6 और 72, तो 72 और इसको मैं लमसम मान लेता हूं 6, है ना, 152, और इसके अराउंड आपको अगर मैं वैल्यू देखूं तो 120 इसके पास है, और ये 720 इंटू 6, तो एक तो इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 19, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 19, और 10 टू द पावर 19 हुआ तो 72 इंटू 6 इंटू 6.25 है ना, तो 6.25 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई अगर आप करो 72 से, तो इसको लमसम 7 मान के अगर मैं करूं तो 7 से 49, 7 मान के अगर करता हूं तो अपना हो जाएगा, देखना 72 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 19 ये हुआ, है ना, 10 के बाद 18 ये है,
तो ये हुआ 4 और 49, 49 4 इंटू 10 टू द पावर 19। अब वो आपसे तो पॉइंट में पूछ रहा है ना, तो पॉइंट में पूछा है तो लगभग ये तो वैल्यू तो ये हो गई। अब पॉइंट में पूछ रहा है तो 100 का डिवाइड करो और 100 का मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके लमसम वैल्यू आई है 4.94, क्योंकि मैंने अप्रोक्स कितना मान लिया 7, तो 4.94 मतलब 4 के आसपास। अब 4 से थोड़ी सी क्या होगी, क्योंकि मैंने वैल्यू 6.25 से बढ़ाई है, तो तब जाके मेरे 4.94 आया है। अब मैं वैल्यू घटाऊंगा तब जाके थोड़ी सी वैल्यू, तो लमसम यही वैल्यू आएगी, 4.94 की जगह 4.49 आएगी, क्योंकि मैंने 7 माना है यहाँ पे। और इसके 2 जीरो हुए तो 10 टू द पावर क्या हो गया 29, तो अराउंड जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4.94 इंटू 10 टू द पावर 21। ये लमसम कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने 6.25 को क्या मान लिया 7, तो वैल्यू बढ़ गई। अगर 6.25 भी होता तो वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाती, कम हो जाती। तो अब वैल्यू कितनी हुई 4.94 से कम वाली वैल्यू तो मुझे क्या दिख रही है 4.49, तो मैंने वो लगा दी। तो इस तरीके से आपने करना है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है। किसकी गतिशीलता, गतिशीलता का मीन्स यहाँ पे इंग्लिश में भूल गए, विच है द हाईएस्ट मोबिलिटी, म्यू। अब बात समझना, मैं आपसे इसको बेसिक से शुरू करता हूं। किसी भी एटम में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, नाभिक, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आसपास कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ भाई कि बैठा कौन रहेगा, वजन किसका रहेगा, वजन उसी का ही बढ़ेगा जिसका जो बैठा हुआ है घूम नहीं रहा, तो वजन किनका होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो किसी भी एटम का जो मास है वो होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अब हल्के कौन हुए, हल्के हुए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो रेगुलर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो ये हल्के हैं इसीलिए तो भाग दौड़ कर रहे हैं। अगर भारी होते तो बेचारे बैठे रहते। तो ये हल्के हैं इसीलिए रेगुलर अपने ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसीलिए सबसे हल्का जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट होगा इनमें, और जो सबसे हल्का होगा वही तेज चलेगा, तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। अब इससे एक चीज और समझना, जब हम सेमीकंडक्टर में देखते हैं तो आपसे कई बार पूछा जाएगा कि पी टाइप अच्छा है कि एन टाइप अच्छा है। भाई देखो दोनों ही अच्छे हैं, पर मुझे कौन सा प्रेफर करना चाहिए, एन टाइप, क्योंकि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन है तो उनकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि पीएनपी बीजेटी पीएनपी अच्छा है कि एनपीएन, तो आपको सर अच्छा तो दोनों है पर इसमें एन ज्यादा है। मोबिलिटी जो फ्री ऑफ मोबिलिटी जो अपन कहें कि जो चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। इसलिए मैं एनपीएन ज्यादा यूज करता हूँ। एन चैनल ज्यादा यूज करूंगा कि पी चैनल, एन चैनल ज्यादा यूज करूंगा, क्योंकि उनकी मोबिलिटी क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की हल्की होने के कारण उनकी गति क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सबसे फास्टेस्ट कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। एक 18 मीटर लंबे बेलनाकार तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वर्ग एमएम में क्या होगा, मतलब वो आपसे पूछ रहा है एरिया। क्या पूछ रहा है, एरिया, कि व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शन एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ 18 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ तो आपको दे दी 18 मीटर। आगे चलें, उसका जो रजिस्टिविटी है, रो है, वो रो दिया आपको 0.67 ओम इंटू मीटर। देखो ये जो क्वेश्चन टाइप है इसी के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं। रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम। अब देखो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, 0.67 का मीन्स क्या होता है, 2/3, यही होता है। इंजीनियर हो इतना तो आना चाहिए। अगर 0.33 होता तो क्या लिखते, 1/3। 0.67 है तो क्या लिखोगे, 2/3। आपकी कैलकुलेशन आसान आ जाएगी, है ना। तो इधर सुनो, रो को क्या लिखा, 2.67 को क्या लिखा, 2/3। अब इधर देखो R इज इक्वल टू, मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया कि मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊं। आप इंजीनियर हो, पर फिर भी इंजीनियर हो पर कैलकुलेटिव आपको होना जरूरी है। अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है तो वो भी अपन कर लें। अगर वो अपन से उतने ही समय में हो जाता है, 1 सेकंड में, सॉरी सेकंड में तो फिर क्या होगा, 1 मिनट में अगर हो जाता है, तो आप उन बच्चों से आगे निकल जाओगे जो उस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल वाले पार्ट को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो समझे आप। रो की वैल्यू क्या लिखूं मैं, 2/3। एल की वैल्यू क्या लिखूं, 18। एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है मुझे, 12। अब भाई बिल्कुल आसान हो गया है। तो एरिया इधर लाओ, एरिया इधर लिया, तो 2/3 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12। तो अब देखो 3 से कितनी बार, 6 बार, 6 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार, 2 बार, मतलब 2 से 2 1 बार, तो कितना ओम आ गया, 1 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। अगर आप 0.67 के चक्कर में पड़ जाते तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती। तो थोड़ा सा समझना सीखो मेरे बच्चों, मैंने पहले भी बता दिया,
अपने इलेक्ट्रिकल में जो चीजें याद रखनी है, 1/√2 हो तो 0.707, 0.7 कर सकते हो लमसम। 1/√3 0.57 है तो इसको लमसम 0.6 लिख सकते हो। √3/2 होता है 0.866, तो इसको लगभग 0.9 लिख सकते हो। तो इनसे कैलकुलेशन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है बच्चों, है ना। तो जैसे √3 है 1.732, इसको लगभग 2 मान के करो और जो भी आंसर आए उसमें थोड़ी सी वैल्यू क्या कर दो, घटा दो। अगर ऊपर है तो घटा दो, नीचे है तो बढ़ा दो। मतलब अगर न्यूमरेटर में है तो घटा दो और अगर डिनोमिनेटर में है तो बढ़ा दो। हाँ जी, आगे चलें। द रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, बड़ा प्यारा प्रश्न है। किसी भी कंडक्टर की रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है भाई, बात समझे। रजिस्टिविटी होती क्या है, रजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल का नेचर। जैसे मैंने लिया चांदी, मैंने लिया मतलब सिल्वर, मैंने लिया गोल्ड ओरम, मैंने लिया कॉपर, कि सबसे अच्छा चालक कौन है, सबसे अच्छा चालक है चांदी। कि सर क्यों है चांदी अच्छा चालक? इसलिए क्योंकि इसमें बात समझना, आउटर ऑर्बिट थोड़ा दूर होता है और उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको निकालना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, मैं इसको समझाता हूं थोड़ा सा डिटेल से। एजी का एटॉमिक नंबर है 47, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। अगर मैं कहूं कि इनको फिल करना है तो आप लिखोगे फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फिर 8, फिर 18, बचा कितना 1। इसको फिल करो 2, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 1। तो 1 2 3 4 5, ये न्यूक्लियस से 5 ऑर्बिट दूर है और ये न्यूक्लियस से 4 ऑर्बिट दूर है। किसमें एटॉमिक फोर्स वीक होगा, जो ज्यादा दूर होगा उसमें बल क्या होगा, कमजोर। फोर्स क्या होगा, कमजोर। तो ज्यादा दूर कौन है ये, तो कमजोर को तोड़ना आसान है कि मजबूत को तोड़ना आसान है कि सर कमजोर को। कमजोर को अगर तोड़ना आसान है तो जैसे ही मैं बैटरी लगाऊंगा, ईएमएफ अप्लाई करूंगा, सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इसलिए एजी जो होगा वो सबसे अच्छा कंडक्टर होगा। पर ये जो इनकी बॉन्डिंग है ये 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल को आप ऐसे दिखे कि इनका कंपोजिशन कैसा है। तो दूसरी पहली बात तो होगी कि कहीं पे भी हो कंपोजिशन ऑफ मटेरियल। तो रजिस्टिविटी एक तो डिपेंड करेगी कंपोजिशन पे और दूसरी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। इस पे डिपेंड करेगी बच्चे टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, इसीलिए यहां पर रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। अगर यहां पर कंपोजिशन ऑफ मटेरियल भी होता तो सही वो भी होता, पर प्रेफरेंस आपको पहले किसको देनी है, टेम्परेचर को। बोथ ए और मतलब अगर बोथ सही नहीं दिया हुआ है, जैसे बोथ एक ऑप्शन दे दिया आपको टेम्परेचर, एक ऑप्शन दे दिया आपको कंपोजिशन ऑफ मटेरियल और सी ऑप्शन दे दिया बोथ ए एंड बी, देन बोथ आर राइट। बट देयर इज नो ऑप्शन ऑफ ए एंड बी, बोथ, देन टेम्परेचर इज प्रिफर्ड देन कंपोजिशन ऑफ मटेरियल। तो उस कंडीशन में आपको टेम्परेचर को प्रेफरेंस देनी है, किसके रेस्पेक्ट में, कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में। हाँ जी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ करंट, सिंपल सा प्रश्न है, करंट की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, 2 इक्वल है तो 8/2 कितना हो गया 4, 4 4 2, तो 4R, ये तो पैरेलल, तो यहाँ पे हुआ 4 ओम, फिर 4 ओम, फिर 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 2 ओम, और इधर बैटरी लग रही है। बताओ भाई ये तीनों किसमें है, सीरीज में। तो I बराबर क्या होगा, V/R, वोल्टेज कितना है 40, R टोटल कितना हुआ 4 4 8 और 2 10, कितना ओम आ गया बेटा 4 ओम। सिंपल से प्रश्न है। प्रतिरोध के सीरीज में प्रत्येक माध्यम में विद्युत धारा क्या होती है, समान। सीरीज कनेक्शन में प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट क्या होती है, सेम। डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन बिलो, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब सर इन रेटिंग से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां पर किसी भी बल्ब की रेटिंग आपको क्या प्रदर्शित करती है, मेरी बात समझना। जैसे एक तो दिया होगा वोल्टेज, वाटेज तो 40 है और वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट है। ये आपको एक्चुअल में उस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है। इसका मतलब है कि क्योंकि सब कुछ बदल सकता है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो तो रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। कंपोजिशन चेंज हो, रेजिस्टेंस कभी भी, कंपोजिशन चेंज नहीं हो, कंपोजिशन रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो एक्चुअल में ये जो दिया हुआ रहता है रेटिंग, ये उस बल्ब का रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है, रेजिस्टेंस। कैसे प्रूव कर लेते हैं, वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दी हुई है। अब वापस वही पावर के 3 फॉर्मूले, P बराबर क्या होता है V²/R, तो R बराबर क्या होगा V²/P। तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R1, नीचे वाले का देखते हैं R2,
वी स्क्वायर अपॉन पी, ये P1 और इसको P2, वोल्टेज दोनों का सेम है 40 वोल्ट है, तो ये हुआ 40 इंटू 40 बटे पावर कितनी है मेरे बच्चे 40, तो ये तो हुआ 40 ओम, कितने ओम हुआ 40 ओम R1। R2 देखो, R2 में वोल्टेज कितना है 40 इंटू 40 बटे पावर कितनी है 20, तो ये हो गया 80 ओम। हो गया भैया काम कि दो रेजिस्टेंस हैं, एक तो कितने ओम का 40 ओम का, एक कितने ओम का, एक आपका 80 ओम का। कैसे जुड़ा हुआ है पैरेलल में, दो रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल में हो तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन बाई दोनों का डिवाइड। मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ 40 इंटू 80 बटे 40 प्लस 80, ऊपर वाले को कभी मल्टीप्लाई नहीं करना, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो 40 इंटू 80 मैंने ऐसा ही रखा और इसको लिख दिया 120, 0 से 0 काटने का प्रयास करो, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, तो 80 बटे 3, 80 बटे 3 ओम आपका है। अब इसको सोल्व कर लो, 80 बटे 3, अब इसको लमसम में अगर अपन लेके चले तो 3 का डिवाइड अगर मैं इसमें करूं, 3 का डिवाइड अगर मैं इसमें करूं तो 2 बार, तो ये बचा कितना आपका 60, तो फिर 3 का डिवाइड किया तो 22 के आसपास लगभग आपके आएगा भाई, 80 है डिवाइड कर लो 3 से, तो ये कटा ये 20, अब कितनी बार 6 बार, 6 दिया 18, तो 26 वाला, तो 26 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो ये हो गया 26.66। 2 bulbs with power 500 watt and 200 watt respectively and rated at 250 voltage। हाँ जी, तो इनका रेजिस्टेंस बताओ भाई, बता देंगे रेजिस्टेंस का रेशियो। तो पहले वाले का P1 कितना है 500 वोल्ट और वोल्टेज तो सेम है, कितना है 200 वोल्टेज है 250 वोल्ट। दूसरे वाले पे आओ, P2 पावर कितनी है 200 वोल्ट और वोल्टेज कितना है 250, क्योंकि दोनों को ही किस पर चलाना है 250 पर। द बल्ब विथ पावर 500 वोल्ट एंड 200 वोल्ट रेस्पेक्टिवली एंड रेटेड एट, तो दोनों सेम 250 वोल्ट पर चल रहे हैं। अब अपन को ये तो बोला नहीं है कि भाई सीरीज में है कि पैरेलल में, क्योंकि सीरीज में होगा तो फिर वोल्टेज तो डिवाइड हो जाता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसलिए अपन पैरेलल में मान के चलते हैं कि भाई दोनों 250 वोल्ट पे चल रहे हैं। तो R बराबर वही V स्क्वायर अपॉन P1 R1, तो 250 गुणा 250 बटे 500, कितनी बार 2 बार, तो ये तो हुआ 125 ओम। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मूले भी मैं बता सकता हूँ, ये ऐसे कर लें फटाफट फटाफट फटाफट, पर नहीं, आप बेसिक से चलो बच्चे, फॉर्मूले वहां याद भी नहीं आएंगे, कोई मतलब वाली ना शॉर्ट ट्रिक याद आएगी, सब में ही बता रहा हूँ मैं, किसी भी में भी देखो आप, मैथ में देखो किसी में भी, तो हमारे यहाँ हमारे जो अजय सर हैं वो मैथ कभी शॉर्ट ट्रिक से बताते ही नहीं, वो बेसिक से बताते, क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ भी पता नहीं चलता इक्वेशन कौन सा है, तो इसलिए आपने प्रयास ये करना है कि बेसिक्स कंसेप्ट मजबूत हो। R2 V स्क्वायर अपॉन P2, तो 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई पावर कितनी है 200 वोल्ट, काट दिया, तो ये हो गया 625 बटे 2, यही हुआ, पावर 200 थी। अब रेशियो ही तो लेना है, रेशियो लेना है तो देख लो भाई, R1 रेशियो R2 बराबर R1 रेशियो R2, R1 कितना है बेटा 125 डिवाइडेड बाई 625 बाई 2, तो यही हुआ, रेशियो तो ऐसे लेते हैं अपन R1 बाई R2, तो 125, तो कितनी बार कटा भाई 25 से काट लो, 125 250 250 500 500, तो 125 से 5 बार ये कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 5 बार, तो यहाँ पे रेशियो R1 रेशियो R2 आया 2 रेशियो 5, भाई 2/5 मतलब 2 रेशियो 5। अब 25 वोल्ट 220 वोल्ट बल्ब एंड 100 वोल्ट 220 वोल्ट बल्ब आर जॉइन इन पैरेलल, भाई पैरेलल में चल रहे हैं ये, है ना। कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो देगा? देखो बहुत प्यारे से प्रश्न है ये। पैरेलल में आपको एक चीज याद रखनी है, मुझे आप एक चीज बताओ, जब आप आपके घर में 2 बल्ब लगा रहे हो, एक तो 0 वाट, वाकई में वो 0 वाट नहीं होता, वो 5 वाट होता है ना, और एक बल्ब लगा रहे हो 200 वोल्ट, आप कब मुझे बताएं कि कब आपने वो बल्ब बाथरूम वाला छोटा सा बल्ब चेंज किया था? आपको साल हो गए होंगे, क्योंकि उसकी वोल्टेज क्या है, कम है। क्यों भाई? उसकी वोल्टेज कम है तो फायदा क्या हुआ सर हमें? फायदा क्या हुआ अभी अपन देखेंगे। तो वोल्टेज कम है तो उसके कंजप्शन कम होगा। कि सर कंजप्शन क्यों कम होगा वो आप देखो,
इधर देखो जब भी पैरेलल में बात किया जाए तो P बराबर क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन R। वोल्टेज तो सब में सेम है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हुई, रेजिस्टेंस के। अब जब जो 5 वाट का बल्ब है उसकी पावर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगी, कम। और करंट कम होगी तो आपके जो रीडिंग आती है, बिल आता है, वो हीटिंग एनर्जी का ही तो आता है, I स्क्वायर RT। तो जब करंट ही कम हो गई तो हीटिंग भी कम होगी, हीटिंग कम होगी तो लॉसेज भी कम होंगे, लॉसेज कम होगी तो कंजप्शन भी कम होगा, कंजप्शन कम होगा तो बिल भी कम आएगा। तो अब बात समझे, अगर मेरे घर में एसी लगा हुआ है तो एसी लगा हुआ है तो उसकी पावर रेटिंग क्या होगी, ज्यादा। पावर रेटिंग ज्यादा होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो उसकी करंट क्या होगी, ज्यादा। तो वो कंजप्शन क्या करेगा, ज्यादा। और ज्यादा कंजप्शन करेगा तो उसका बिल भी क्या आएगा, ज्यादा। अब और बात सुनो, क्योंकि एसी का रेजिस्टेंस कम है तो जब भी आपके घर में शॉर्ट सर्किट होगा, करंट उधर ज्यादा फ्लो होगी, इधर रेजिस्टेंस कम होगा। तो 5 वाट के बल्ब का तो रेजिस्टेंस तो बहुत है, जबकि 1000 वाट के या 1.5 टन के एसी का रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम है तो करंट उसमें ज्यादा फ्लो होगी, तो शॉर्ट सर्किट की अवस्था में सबसे पहले खराब होगा आपके घर में लगा हुआ एसी। इसीलिए उसके साथ लगाया जाता है स्टेबलाइजर, इसलिए उसके साथ लगाया जाता है एमसीबी। पर कभी 5 वाट के, 10 वाट के या लाइट लोड के लिए एमसीबी नहीं लगाई जाती, सेपरेटली। ओवरऑल लोड के लिए लगाई जाएगी पर सेपरेटली। पर वहां पे आप एसी वगैरह के साथ सेपरेटली एमसीबी लगाते हो। पुराने जमाने में फ्रिज के ऊपर वोल्टेज स्टेबलाइजर रखते थे, क्यों, क्योंकि उनकी पावर ज्यादा है। तो जनाब सिंपल सी बात पूछी है कि कौन सा बल्ब, अब आप समझ गए होंगे कि जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा है वो सब कुछ ज्यादा देगा और खराब भी सबसे पहले होगा। तो पावर रेटिंग किसकी ज्यादा है, पावर रेटिंग किसकी ज्यादा है भाई, 100 वाट का बल्ब है पैरेलल में, तो वही रीडिंग, वही ग्लो क्या करेगा, ज्यादा। तो 100 वोल्ट बल्ब क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा, किसके रेस्पेक्ट में, 25 वोल्ट बल्ब के रेस्पेक्ट में। सिंपल सी बात है कि आप जो 100 वोल्ट का बल्ब लगाओगे और 25 वाट का बल्ब लगाओगे तो 100 वाट का बल्ब पावर क्या देगा, ज्यादा देगा। हाँ, एलईडी वगैरह पे इनकी चीजें उल्टी हो जाती, क्यों, क्योंकि एलईडी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जबकि बल्ब में जो टंगस्टन है वो रेजिस्टिव कंडक्टिव एलिमेंट है। तो वहां थोड़ा सा इल्यूमिनेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। वहां पर टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है, रेजिस्टेंस घटता है तो वो इल्यूमिनेशन क्या देगा, ज्यादा देगा। तो कंसेप्ट है मेरे बच्चों। तो 100 वाट कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश देगा, तो 100 वाट का बल्ब। अगर ये सीरीज में होता तो उल्टा हो जाता, क्यों, क्योंकि सीरीज में P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R। करंट तो सेम होगी तो पावर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रेजिस्टेंस। तो जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा और उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा तो उस केस में खपत भी ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात। तो वहां पर वो बल्ब ज्यादा प्रकाश देगा जिसमें करंट अच्छी जाएगी, मतलब जिसका वोल्टेज क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो वहां पर कम वोल्टेज का बल्ब, मतलब कम रेटिंग का बल्ब ज्यादा प्रकाश देगा और खराब भी सबसे जल्दी होगा। ठीक है। आप घर में दिवाली पे जब सीरीजें लगती है तो वो सब सीरीज का मतलब ही क्या हो गया, वो श्रेणी में जुड़े हुए। तो अगर आप बहुत लंबी सीरीज बना लो जिसमें सारे एक साथ 2-3 सीरीज की जगह एक ही सीरीज में आपने 3 सीरीजों को ऐड कर दिया तो ओवरऑल आपकी जो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, मतलब जो उसकी जो इल्यूमिनेशन है वो क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि वहां पर सीरीज में जुड़ने के कारण सब में वोल्टेज क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है। 240 वोल्ट 60 वोल्ट लैंप है जब वर्किंग रेजिस्टेंस। अरे भाई रेजिस्टेंस पूछा है, आर बराबर क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन P। अड़तालीस और 960 960 at 300 Kelvin temperature, coefficient of wire is 0.00125 degree Celsius and its resistance is 1 ohm. What will be its resistance at 100 Kelvin? मेरी बात सुने बच्चे हैं, ये आपके टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। इनकी कल जो मैं इसके रेस्पेक्ट में कई सारे फॉर्मूले से रिलेटेड आपको, यही नहीं कि भाई कैसे कैसे, क्योंकि इनमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको सोल्व नहीं कर सकते, पर उसके पहले आपको थोड़े से फॉर्मूले पता होने चाहिए, है ना। तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले सारी की सारी क्लास अपन कर लेंगे, ये एक क्वेश्चन उन्होंने बीच में डाल दिया तो कल वापस, क्योंकि अपन सीक्वेंस तो वही रख रहे हैं तो इसी के आगे अपन शुरू करेंगे 53 के आगे, है ना। तो ये वाला पार्ट अपन कल देखेंगे, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट के आपको फॉर्मूले अभी पता नहीं है तो पहले मुझे उसका थोड़ा सा बेसिक समझाना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है। अगर कोई अगला कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं हुआ, ये भी उससे रिलेटेड है, ये जरूर है। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क, भाई कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या होती है, पावर।
तो ये है, तो कल के अपने 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 53 एंड 54, 53 एंड 54। तो ये कल मैं आपको टमेर कोफिशिएंट वाले ही क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये मैं कल उसमें आपको बताऊंगा। क्यों अभी क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे में कई टाइप के अपन क्वेश्चंस बनाएंगे इनको, है ना। तो जब वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो मजा भी आएगा, और क्वेश्चंस जो अपन RSMSB जेईई में कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं जब फॉर्मूले बताऊंगा तो आपको बड़े आसान लगेंगे, पर अभी इनको आप नहीं कर सकते क्योंकि इनका कंसेप्ट अपन को नहीं पता। तो कल मैं पहले बेसिक पढ़ाऊंगा टमेर कोफिशिएंट का, फिर मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इसी के ही आगे अपन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इनको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया है, तो कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चन इसीलिए डाले गए थे, तो आप निरंतर चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी तरीके से आपको वेरियस क्लासेज मिलती रहेगी। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना जल्दी आप शेयर करोगे उतना ही ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा भाई, क्योंकि बांटने से आपके नंबर भी बढ़ेंगे, बटेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप सीखोगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हम लोग ऑफलाइन भी क्लास लेते हैं, जो कोटा में क्रैकर सब में हमारी ऑफलाइन क्लासेज भी चल रही है, तो आप अगर कोटा से हो तो वहां पे हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन में भी नया ही बैच हमने RRB जेईई का भी स्टार्ट किया है, और रेलवे लोको पायलट का, SSC CGL का, CHSL का, सबके नए बैच स्टार्ट हुए हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। रेगुलर ऐसे ही जुड़े रहिए और आपका प्यार देते रहिए। धन्यवाद।